हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जिसे सुनकर लिविंग हॉल में बैठी नीरू बोली, किस शक को लेकर बात हो रही है बेटा? नीरू की बात सुनकर सुधांशु महक की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो हमारी बैंड बजने वाली है, लेकिन उससे पहले जीजू को चुप करवाना होगा। जब उन दोनों के कान में मृत्युंजय की आवाज़ गई, जो कह रहा था, मेरा प्यारा साला मुझे जल्लाद कह रहा है माँ, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले मुझसे ब्लैकमेल किया और मुझसे उठक बैठक करवाया। मृत्युंजय के बात पर सुधांशु हरबारी में अंदर आते हुए नीरू से बोला, माँ, जिसकी बात को बीच में काट कर नीरू मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, पूरी बात बताओ बेटा। नीरू को अपनी साइड देकर मृत्युंजय को होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई और वो महक की तरफ देखते हुए नीरू से बोला, मेरा साला मुझसे उठक बैठक करवा रहा था और मेरे भाई से कहकर मेरी वीडियो बनवा ली और मेरे भाई ने महक को दिखा दी, तो वो लोग मिलकर मेरी हंसी उड़ा रहे थे और महक खीखी खीखी करके अपने दांत दिखा रही थी। मृत्युंजय के सफ़ेद झूठ को देखकर महक उसे कुछ कहने लगी, जिसे बीच में काट कर नीरू से डांटते हुए बोली, हमेशा कहती हो कि मृत्युंजय बेटा तुम्हें परेशान करता, अपना नहीं बताती कि तुम्हारे कितने नखरे हैं। नीरू की झिड़क को सुनकर महक छोटा सा मुंह बनाते हुए, लेकिन माँ, आपको अपने दामाद से ज़्यादा बेटी पर भरोसा करना चाहिए और आप ये बात भूल सकती हैं कि मेरे कारण वो इस घर में दामाद है। महक की बात पर मृत्युंजय भोला सा चेहरा बनाता, अब आप ही देख लीजिए माँ, आपके सामने मुझे पराया कर दिया तो ये दोनों भाई बहन अकेले में मुझसे कैसे बात करते होंगे। जब पीछे से दीप आते हुए नीरू से बोला, भोली सूरत में मत फंसना बुआ। जिसे सुनकर मृत्युंजय दीप को घूरने लगा। नीरू दीप की बात सुनकर बोली, लेकिन दीप तुम ही बताओ, मृत्युंजय बेटा झूठ क्यों बोलेंगे? जिस पर वहाँ पर चुपचाप खड़ा अव्यक्त नीरू से बोला, बट नानी डैडा झूठ बोल रहे हैं। अव्यक्त की बात सुनकर मृत्युंजय अपने दांत खींचते हुए धीरे से, कसम खा रखी है कि अब आपको सुनवाना है। ये सुनकर अव्यक्त छोटा सा मुँह बनाते हुए, लेकिन औलाद कैसे देखे डैडा झूठ बोल रहे हैं। अव्यक्त की बात सुन नीरू उसे अपने पास लाते हुए, क्या बात है अभी? जिसके जवाब में अव्यक्त नीरू के गोद में बैठते हुए मृत्युंजय की तरफ इशारा करके बोला, डैडा मामू से छौली कह रहे थे तो डैडा ने मम्मा का फ़ोन बाहर फेंक दिया। अव्यक्त के आधी अधूरी बात को सुनते हुए नीरू कंफ्यूज हो गई और सुधांशु अपना सर नहीं में हिलाते हुए महक से बोला, पूरे कॉमेडियन है जीजू। जिसे सुनकर मृत्युंजय थोड़ी तेज आवाज़ में मृत्युंजय की तेज आवाज़ को सुनकर दीपांजलि स्कूल बैग लटकाए कमरे से बाहर आते हुए बोली, यस फूफू। जिसे देखकर मृत्युंजय सोफे से खड़ा होते हुए बोला, चलो स्कूल चलते हैं, शिवांश और वैदिक को छोड़ रहा हूँ, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। मृत्युंजय के बात पर दीपांजलि शिवांश और वैदिक के पास आकर खड़ी हो गई तो वैदिक उसे देखते हुए, आज क्यूट लग रही हो। जिसे सुन दीपांजलि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू वैदिक। जब मृत्युंजय अव्यक्त के पास जाकर उसके गाल पर बहुत जोर से किस करते हुए बोला, आगे से इतना सच मत बोलना कि डैडा फंस जाए। ये सुनकर अव्यक्त का मुँह बन गया और मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, 1 हफ्ते फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मृत्युंजय की बात पर महक अपना मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे नया फ़ोन चाहिए। ये सुनकर मृत्युंजय गहरी आंखों से महक की तरफ देखने के बाद शिवांश, वैदिक और दीपांजलि को लेकर पंचोली मेंशन से बाहर चला गया। ये देखकर महक का मुंह और बुरी तरीके से फूल गया। महक के फूले हुए मुंह को देखकर सुधांशु उसे चिल करते हुए बोला, दीदी मैं आपके लिए नया फ़ोन मंगा दूंगा, आप मुँह बनाना बंद करो। सुधांशु की बात सुन महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मेरे पति ने फेंका है ना, वही नया फ़ोन देंगे, तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए हैं। ये सुनकर सुधांशु ने अपनी गर्दन नहीं में हिला दी और ज्योति भी नीचे आ गई। दीप ऑफिस के लिए निकल गया और सुधांशु अस्पताल के लिए निकल गया। मेहता क्लिनिक प्रकृति के टाँके खुलने में वक्त लग रहे थे, इसलिए ऋतिक उसे घर ले जाने के बजाय हॉस्पिटल में उसकी केयर कर रहा था। उन्हें उनके बच्चे मिल चुके थे। जहाँ बेबी बॉय को प्रकृति दिन भर अपने पास रखती, वहीं ऋतिक बेबी गर्ल को अपने सीने से लगा कर रखता। प्राकृतिक अपने बेटे के हाथ को पकड़े उससे बातें कर रही थी और वो अपनी ब्राउन आई से प्रकृति को लगातार देखे जा रहा था। जब बाहर से ऋतिक अपनी बेटी को गोद में उठाए अंदर आ गया, उसकी आंखों का रंग ऋतिक के जैसे बिल्कुल डार्क ब्लैक था, लेकिन उसकी पलकें प्रकृति के जैसे लंबी थी। जब ऋतिक के पीछे आलिया भी अंदर आ गई, उसके हाथ में कुछ फ्रूट्स और गिफ्ट बॉक्स थे, जिन्हें आलिया प्रकृति को देते हुए बोली, फल खाओ, खून बढ़ाओ। आलिया की बात सुन प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपना बताओ, आप ठीक हो ना? प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए जा रही हो कि नहीं? जिसके जवाब को टाल आलिया बच्चे की तरफ इशारा करते हुए, इनमें से बड़ा कौन है? ऋतिक अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये बड़ी है और इसका भाई छोटा है।
जिसे सुन प्राकृतिक ऋतिक को घूरते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा 2 मिनट छोटी है तुम्हारी बेटी, मेरा बेटा बड़ा है। जिस पर ऋतिक बेबी गर्ल की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकिन ये बड़ी है ना दिखने में, टाइम से क्या मतलब है। ऋतिक की बात सुन आलिया उसे देखते हुए बोली, हाइट और शरीर को देखकर बड़ा नहीं होता कोई, उम्र से बड़ा होता है, और बेबी गर्ल 2 मिनट छोटी है तो वो छोटी बहन होगी। आलिया की बात सुन ऋतिक उन लोगों की तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन में बोला, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं तो अकेले पैदा हुआ था तो हमारे जुड़ा कैसे हुए। ऋतिक के कन्फ्यूजन पर प्रकृति उसे देखते हुए बोली, मैं और राजवीर जुड़वा है, इसलिए हमारे बच्चे जुड़वा हुए हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को फॉलो हो, कभी कभी हो जाता है। जिसे सुनकर ऋतिक ने अपना सिर हिला दिया। तभी बेबी गर्ल ने रोना शुरू किया। जिसे रोता हुआ देख ऋतिक प्रकृति की तरफ उसे बढ़ाते हुए बोला, मैं उसे संभाल लेता हूँ, तुम इसे दूध पिला लो। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति उसे आईब्रो चढ़ाकर देखने लगी तो ऋतिक थोड़ा सा झिझकते हुए बोला, मैं दूध बना देता हूँ। ऋतिक की बात सुन आलिया प्रकृति को देखते हुए धीरे से बोली, तुझे दूध नहीं आ रहा है क्या। जिसके जवाब में प्रकृति छोटा सा मुँह बनाते हुए बोली, बच्चे ताकत से शक नहीं कर पा रहे हैं और तेरा पति कब काम आएगा। आलिया ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा। जिसे सुनकर प्रकृति आलिया को घूरते हुए बोली, चुप रहो यार, कुछ भी बकवास करते हो, ऐसा थोड़ी ना है। अरे होता है, आलिया ने एक्साइट होते हुए कहा। जिसे सुन प्रकृति आलिया को घूरते हुए बोली, आपको किसने बताया। एना भाभी ने बताया, जब उन्होंने भविष्य को डिलीवरी किया था तब उनके साथ भी यही दिक्कत आ रही थी, तब उन्होंने ब्रेस्ट पम्प का भी यूज किया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि ब्रो इसमें हेल्प कर सकते हैं। देन जब ब्रो आए फिर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मिल्क आने लगा। आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आलिया की पूरी बात सुनकर प्रकृति के गाल बुरी तरीके से लाल हो गए और वो अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कोई बकवास नहीं करूँगी। प्रकृति के बाद पर आलिया मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी और ऋतिक की तरफ देखा जो कि बेबी को बोतल से दूध पिला रहा था। जिसे देखते हुए आलिया धीरे से प्रकृति से बोली, बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पीना जरूरी होता है और ये पाउडर वाला दूध उतना भी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब होती है, इसलिए सोच लेना मेरी आइडिया के बारे में। आलिया की बात पर प्रकृति मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखने लगी। इंदौर मध्य प्रदेश भाटिया मेंशन में आरू का फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका था और वो ज़्यादातर वक्त आरो और अपने रिहर्सल पर लगा रही थी। विक्रम पिछले 1 हफ्ते से बिजनेस ट्रिप पर गया था और आज वापस आ रहा था। दामिनी आरव को पकड़ लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और आरव बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। जब सुधीर जी नीचे आए और दामिनी के गोद से आरव को लेते हुए बोले, तो अच्छी नींद आई हमारे आरव को। सुधीर जी को देखकर आरव अपने हाथ पैर मारते हुए आवाज़ें निकालने लगा। जब बाहर गाड़ी आकर रुकी और विक्रम अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आया। विक्रम को देखकर दामिनी सर्वेंट से बोली, साहब के लिए पानी लेकर आओ। दामिनी के बाद सुन विक्रम सर्वेंट को हाथ दिखाकर मना कर आरव ही के पास आकर उसके गाल को छूते हुए बोला, गुड आफ्टरनून आरव, आपकी मम्मा कहाँ है। विक्रम के सवाल पर दामिनी मुस्कुराते हुए बोली, वो अपने ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट गई है। दामिनी की बात सुन आरव सुधीर जी की तरफ देखते हुए बोला, पापा इसे टीका लगवाने लेकर गए थे या फिर नहीं। मैंने आरू को कॉल करके याद दिलाया था कि मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। जिस पर सुधीर जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, मैं और आरू बेटा गए थे आरू को टीका लगवाने, तुम परेशान मत हो। सुधीर जी की बात पर विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, आज की छुट्टी हम सीधा कल ऑफिस में मिलते हैं। विक्रम की बात पर असिस्टेंट अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया और विक्रम कमरे की तरफ जाने लगा। जिसे देखकर आरव रोना शुरू कर दिया। आरव को रोने की आवाज़ सुन दामिनी उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली, तो चुप हो जाओ आरव। लेकिन आरव का रोना और ज़्यादा तेज हो गया था। जिसे देख विक्रम सीढ़ियों से नीचे दामिनी की गोद से आरव को लेते हुए बोला, मैं चुप करवा दूंगा। ये कहकर विक्रम आरव को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया और आरव को बिस्तर पर सुला अपने कोट को निकालकर सोफे की तरफ फेंक सामने अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अपनी गोदी में आरव को लेकर दूध का बोतल रेडी करने लगा। आरव मुंह में उंगली डाले सिसकते हुए विक्रम को देख रहा था। जिसे देखते हुए विक्रम आरव से बोला, मम्मा कुछ देर में आ जाएगी, तब तक आप इस दूध को पीकर अपना भूख मिटा लो। जिसे सुनकर आरव मुस्कुराने लगा। जिसे मुस्कुराता हुआ देख विक्रम के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई।
वहीं इंदौर के गांव इलाकों में 1 हफ्ते हो चुके थे। रियो और आरोही की अब थोड़ी दोस्ती हो गई थी। जब आरोही अपने हाथ में पैनकेक पकड़े ठाकुर हाउस में आई, लेकिन वहां पर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसे देखते हुए आरोही रुक गई। तो अखिलेश जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, आरोही बेटा तुम आ गए। सर्वेंट यहाँ पर है, तो क्या तुम राघवेंद्र के लिए जूस लेकर कमरे में चले जाओगे। अखिलेश जी की बात सुनकर आरोही ने अपना सिर हिला दिया और आए मेहमानों की तरफ देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनका चेहरा उनके अपोजिट था, इसलिए वो देख नहीं पाई। आरोही पैनकेक फ्रीजर में डालकर वहां रखे ट्रे को उठाकर रियो के कमरे की तरफ चली गई, जिसमें 2 जूस के गिलास थे। जब आरोही रियो के कमरे से बाहर पहुंची तो पाया उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था, जिसे खुला देखकर आरोही मुस्कुराते हुए अंदर आई और जोर से बोली, रियो। ये कहते हुए आरोही चुप हो गई, क्योंकि बिस्तर पर रियो और प्रियंका बेहद नज़दीक बैठे हुए थे। जब प्रियंका की नज़र आरोही पर गई, वो रियो की तरफ देखते हुए बोले, राघवेंद्र, ये वही है ना जिसके कारण हमारी सगाई होते होते रह गई। प्रियंका की बात सुन आरोही थोड़ी सी झिझक गई और जूस के ट्रे की तरफ इशारा करते हुए रियो से बोली, अंकल ने देने के लिए कहा, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जिसे सुनकर प्रियंका आरोही के पास आकर उसके हाथ से जूस का ट्रे लेते हुए बोली, कोई बात नहीं, दे दिया ना तो अब यहाँ से जा सकती हैं। मुझे राघवेंद्र से कुछ पर्सनल बात करनी है। प्रियंका के बात सुन आरोही रियो की तरफ देखते हुए बोली, हम तो आगे की प्रैक्टिस कल कंटिन्यू करें। आरोही के सवाल पर रियो कुछ कहता उससे पहले प्रियंका उसके तरफ देखते हुए बोली, आज हम यहाँ सगाई के लिए आए हैं, तो बस अब राघवेंद्र मेरे साथ थोड़ा बिजी रहेगा। प्रियंका की बात सुन आरोही थोड़ी सरप्राइज होने के बाद अपना सिर हिलाते हुए रियो से बोली, कोई बात नहीं, वैसे कांग्रेचुलेशंस रियो तुम्हारी सगाई के लिए। आरोही की बात सुनकर रियो अपना सर हिलाते हुए प्रियंका की तरफ इशारा करके बोला, ये दिमागी तौर पर बीमार है। रियो की बात सुन प्रियंका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, व्हाट आर यू सेइंग। जिसे देखते हुए रियो अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला, यही कि मैं तुमसे सगाई नहीं कर रहा, एक ऐसी लड़की जिसे शक करने की बीमारी हो, क्रिएटनेटली नॉट डेट गर्ल। इतना कहकर रियो प्रियंका के हाथ से जूस का ट्रे लेकर उसे बिस्तर पर रख प्रियंका के हाथ को पकड़ उसे कमरे से बाहर निकालते हुए बोला, बकवास करने मत आना। इतना कहकर रियो ने प्रियंका के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और आरोही की बात तरफ देखने लगा, जो कि चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। जिसे देखते हुए रियो अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोला, तुम्हें भी निकलना है बाहर। जिसे सुनकर आरोही हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं तो खरी खरी मुँह क्या देख रही हो, जाकर गिटार लेकर आ। रियो ने गिटार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे देखकर आरोही गिटार लेने जाने लगी। जब कमरे के बाहर अखिलेश जी की आवाज़ आई, राघवेंद्र। उस आवाज़ को सुनकर रियो एक गहरी सांस भरते हुए जाकर दरवाज़ा खोल अखिलेश जी से बोला, पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों, अखिलेश जी ने पूछा। जिसके जवाब में रियो अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो पहले तो आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, फिर बाद में आप ही के पास आते हैं। रियो के जवाब पर अखिलेश जी अपनी आंखें चढ़ाते हुए, तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब सगाई न करने पर गर्लफ्रेंड का क्या लेना देना, रियो ने चिढ़ते हुए पूछा। जिसके जवाब में अखिलेश जी इत्मीनान से बोले, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगा शादी के लिए, क्योंकि तुम बाद में उससे शादी कर सकते हो। अखिलेश जी की बात पर रियो कुछ पल सोचने के बाद अपनी आंखें रोल करने लगा। जब उसकी नज़र वहां चुपचाप गिटार पकड़कर खड़ी आरोही पर गई, जिसे देखते हुए रियो कुछ पल आरोही को देखने के बाद अखिलेश जी से बोला, और मैं आरोही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रियो की बात सुन आरोही बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, व्हाट। रियो के ये कहने पर कि वो आरोही को डेट कर रहा है, आरोही को भी झटका लगा और वो हैरानी से रियो को देखते हुए बोली, व्हाट। आरोही के रिएक्शन पर रियो उसके हाथ को पकड़ उसे अपने आव से हटाते हुए अखिलेश जी की तरफ देखते हुए बोला, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये कहते हुए रियो आरोही की आंखें दिखाते हुए बोला, है ना रूही। रियो की आंखों से देखते हुए आरोही अपना सर हिला आरोही के पेट पर अपनी कोहनी से मार मुस्कुराते हुए अखिलेश जी से बोली, एग्जैक्टली अंकल, मैं आपके इस गे मेरे मतलब आपके होनहार बेटे से प्यार करने लगी हूँ। कब कैसे कहाँ पता ही नहीं चला। तो अब अगर आपने हम दोनों के अलग करने के लिए उस पटवारी की चढ़ी बेटी बीच में लाने की कोशिश की तो मैं उसे खौलते हुए गर्म पानी में डाल दूँगी।
रियो जो कि अपने पेट को पकड़े बुरी तरीके से आरोही को घूरने जा रहा था, उसकी बात को सुनकर जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अखिलेश जी से बोला, अब आप तो देख ही रहे हैं पापा कि हमें एक दूसरे से कितना प्यार हो गया है, तो प्लीज़ उस पटवारी अंकल की सक्की बेटी को मेरे गले का फंदा मत बनाइए। उन दोनों का बात को सुनते हुए अखिलेश जी की आंखें छोटी हो गई और रियो आरोही एक दूसरे को देखने लगे। जब अखिलेश जी गहरी सांस भरते हुए बोले, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? आरोही अखिलेश जी के बात पर रियो के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए बोले, यस अंकल, आपको यकीन न हो तो रियो और मैं आपके सामने सगाई कर सकते हैं। जिसे सुन रियो हैरानी से आरोही को देखने लगा तो आरोही अपनी आईब्रो उचकाते हुए धीरे से अखिलेश जी की तरफ इशारा कर दी, जो कि गहन विचार में थे। जिसे देखते हुए रियो अखिलेश जी के पास आकर बोला, पापा आप क्या सोच रहे हो? अगर मैं सोच रहा था पटवारी को कैसे बताऊं कि मेरे बेटे ने ऑलरेडी अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। अखिलेश जी रियो की बात को बीच में काटते हुए, जिसे सुनकर रियो खुश हो गया, लेकिन थोड़ा नाटक करते हुए बोला, पापा अगर आपने ऐसा कहा तो फ्यूचर में आपको कोई काम हुआ तो पटवारी अंकल आपका काम करने के लिए भाव खाएंगे। लेकिन अगर आप ये कह दो कि मेरे बेटे को लड़की नहीं पसंद बल्कि लड़के, अभी रियो कह रहा था, जब अखिलेश जी उसे थप्पड़ दिखा दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। जिसे देख अखिलेश जी अपने दांत पीसते हुए बोले, गधे की औलाद, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो और मुझे पता है मुझे क्या करना है। इतना कहकर अखिलेश जी कमरे से बाहर चले गए, जिसके जाने के बाद आरोही दरवाज़ा अंदर से बंद कर रियो को कॉलर को पकड़ते हुए बोले, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड शक्ल देखी अपनी। आरोही के अचानक कॉलर पकड़ने पर रियो उसके कॉलर को पकड़ने लगा और फिर अपने हाथ नीचे पटकते हुए बोला, तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम जैसे जली हुई एक शुतुरमुर्ग को डेट करूंगा। शुतुरमुर्ग और तुम क्या हो, बरसात में नाचने वाले मोर हो? आरोही ने दांत पीसते हुए कहा। जिसे देख रियो एक गहरी सांस भरकर खुश होते हुए आरोही से बोला, मेरी सगाई फाइनली टूट जाएगी और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। ये कहते हुए रियो आरोही के हाथ को अपने कॉलर से हटा उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। रियो के गले लगाने पर आरोही को अजीब लगने लगा और वो उससे दूर होते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? जिस पर रियो अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस थैंक यू कह रहा था। आरोही रियो की बात पर गिटार पकड़ जाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सोचो अगर पटवारी की बेटी फिर आ जाए तो? अशुभ भरी बातें अपनी इस काली जुबान से मत क्या निकाला करो, रियो ने चिढ़ते हुए कहा। जिसे सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, तो अंकल को कब बताने वाले हैं कि हमने बस नाटक किया था, हम एक्चुअली में डेट नहीं कर रहे हैं? आरोही की बात पर रियो इत्मीनान से बिस्तर पर बैठते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी? वैसे भी तुम तो यहीं पर हो, बता देंगे जब तुम आ जाने वाली होगी कि हमने झूठ बोला था, और तुम जैसे ही बताओगे और अंकल ने तुम्हारी शादी पटवारी की बेटी से करवा दी तो? रियो ने डरते हुए पूछा। ये सुनकर रियो चिल होते हुए बोला, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी मुंबई आ जाऊंगा, फिर हम साथ में मजे करेंगे, अब हम दोस्त बन गए हैं। रियो की बात सुन आरोही अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं ठीक होने के बाद सीधा रशिया जाऊंगी। जिसे सुन रियो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रशिया? लेकिन तुमने बताया नहीं था। रियो के हैरान आंखों को देखते हुए आरोही हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सभी मेरी फैमिली रूस में रहते हैं, दादू और चाचू बस हरियाणा में रहते हैं, इसलिए मेरा रुकना कोई मायने नहीं रखता, सो मैं रशिया जाऊंगी। आरोही के बात पर रियो अपना सर हिलाते हुए बोले, ठीक है चलो अभी सॉन्ग कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। ये कहकर रियो आरोही के पास आकर उसके हाथ से गिटार ले लिया और उसके साथ सिंगिंग करने लगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।